नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करेंगे वो आपको किरण प्रकाशन का जो बुक है उससे करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो 25 क्वेश्चन बच जाएगा हम आपको 100 नंबर का पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके वहाँ से बना लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग का हम आपको सॉल्यूशन के साथ देंगे और यहाँ पे फुल डिस्कशन हम कराएंगे एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज से दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना जो है वह वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यह अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। और रात में तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। उसके बाद आपको जो दे रहा है ऑप्शन 4 में कि सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये भी पर आपको अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है आपको कि एसिटिलीन या इथाइन यानी कि C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह आपका समीकरण हो जाएगा 2CO2H2 प्लस 5O2, उसके बाद 4CO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको कि हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बल के अनुरूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 में कह रहा है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, रसायन है और उसका रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए कि आपको बुक में इतना दिया हुआ है लेंदी टाइप कि इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। कोई कोई क्वेश्चन में होगा, हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा कर के भी अच्छा से देख सकते हैं। कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दे रहा है इसमें, उसके बाद जिप्सम है, विरंजक चूर्ण है और बूझा चूना है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बता देते हैं हम फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वह CaSO4 डॉट हाफ H2O। उसके बाद आपको जिप्सम का जो फार्मूला होता है वह आपको हो जाएगा CaSO4 डॉट H2O। और विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो दे रहा है CaOCl2। और बूझा चूना का हो जाएगा CaOH2। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गति का जड़त्व। दोस्तों, यह आपको सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यानी कि सब क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। 6 का राइट, माफ कीजिएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि लोहे में जंग लगना क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में आता है तो भूरे रंग के परत का निर्माण होता है, जिसे जंग लगना कहते हैं, और लोहे में जंग लगना विद्युत रसायन परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। यह आपका सही नहीं है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सही है। वह सेना के तीनों अंग का सर्वोच्च सेनापति है, यह भी सही है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह भी आपका सही है। लेकिन वह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह 2 वर्ष के बाद आपको निर्वाचित उसमें से चेंज हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह राज्यसभा को विघटित करता है। यह आपका सही नहीं है। अभी हम आपको बताए हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वह प्रति 2 वर्ष के पर अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संसद। संसद जो है वह आपको महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 356। इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है अनुच्छेद 352, जो कि आपका यह आंतरिक अशांति होगा। तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 352 जो कह रहा है आपको इसके द्वारा आपको युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगाया गया आपात होता है वह आपको 352 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक होता है अनुच्छेद 360, जो कि आपको वृत्तीय आपात हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, और राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नामजद कर सकता है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रस्तावना में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है आपको कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपको कि चुनाव आयोग है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। दोस्तों, आप लोग कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। 22 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इनको शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको था सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र, जो कि आंसर में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गरिमा। आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले ही विद्यमान था आपको गरिमा, और 1976 में संशोधन किया गया तो 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को या धर्म निरपेक्षता उसको बोलते हैं, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, और पहले यह आपको जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का था, अब इसे समाप्त कर दिया गया 370 और 35A को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में आपको कह रहा है कि अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुप्त के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उपनिषद क्या है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। उपनिषद शब्द जो है वह उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। उपनिषद जो है वह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसी कारण उपनिषद को वेदांत की संज्ञा दी जाती है, और कुल उपनिषदों की जो संख्या है वह आपको 108 है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोरस और सिकंदर के बीच। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर जो था 326 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था और यह झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो वहां उसका सामना राजा पोरस के साथ हुआ, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि आर्यों की वर्णन व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेशा। ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ऋग्वेद के 9वें मंडल यानी कि 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इस तरह अलग अलग कार्य करते हुए भी एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि दोस्तों जो भी हम डिस्कशन करा रहे हैं आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भाब्रू स्तंभ लेख में। अशोक के अभिलेखों को जो है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वह रुम्नेदेई है और लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है और भाब्रू स्तंभ लेख जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1498 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इन्हीं के बीच हुआ था आपको 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मद्रास में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी कह सकते हैं, अगर आपको डिस्कशन इतना नहीं अगर चाहिए तो बोलिएगा, तो हम डिस्कशन भी नहीं कराएंगे, केवल आंसर बता करके हम बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हसमुद्दीन इवाज खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेंटिंग। लॉर्ड वेंटिंग ने 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1885 ईस्वी में। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को आपको हुआ था। कहाँ? तो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था।
38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1954 ईस्वी में। और पंचशील से जो था नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री ग्रीनविच से। पृथ्वी पर 180 या 73 के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ा अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अक्षांश। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है और विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है और वो यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और सभी अक्षांश रेखाएं जो है वह समानांतर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। यह आपका असत्य है। जीवाश्म की प्राप्ति आपको आग्नेय चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है, इसमें परतें नहीं होती हैं। यानी कि जीवाश्म की प्राप्ति जो है वो आग्नेय चट्टानों में नहीं होती है क्योंकि आग्नेय चट्टानों में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है, इसीलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री से 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन 45 आपको कह रहा है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बक्सर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह आपको अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 यानी कि जमुई और गया दोनों जगह आपको मैग्नेटाइट माफ कीजिएगा मैग्नेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दमन एवं द्वीप जो है अहमदाबाद के पास है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आपको कि नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में तांबे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तांबे का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान एवं पूर्वी अफ्रीका और जाम्बिया से किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी
पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महानदी। महानदी नदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहोवा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह ज़्यादातर उड़ीसा में बहती हुई 857 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी नदी पर जो है वो आपको हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है और भारत जल विद्युत के विभव की दृष्टि से बहुत संपन्न है। 60% उद्गार गुणज के आधार पर यह आपको 411.5 लाख किलोवाट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 का 1 हो जाएगा। 53 नंबर देख लेते हैं। 53 कह रहा है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरावली। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको बराकर नदी पर है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और इस बांध का निर्माण जो हुआ था 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों 55 के बाद उसके बाद मैथ दिया हुआ है 86 से हम लोग देखते हैं। 86 में कह रहा है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल यानी कि रानी की बाव स्थित है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाटन, गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 कह रहा है कि VLSI का पूर्ण रूप है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है VLSI का पूरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 88 में आपको कह रहा है कि 88 में कह रहा है कि कौन सा सबसे कम कंप्यूटर भंडारण का आकार है? ऑप्शन दिखा देते हैं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेगाबाइट जो है यह कम भंडारण आपका इसका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 आपको कह रहा है कि ओलंपिक 2020 का मेजबान देश है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 90 में कह रहा है कि पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनडू। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दमन। इसको देख लीजिएगा आप लोग, करंट में गलत भी हो सकता है, इसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 92 आपको कह रहा है कि नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला है जो एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में शामिल हुई है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम को 1870 के दशक में संस्कृत और बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह 1882 में चट्टोपाध्याय की किताब आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और इस कविता को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीता में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एट्रिगस निगम लिमिटेड।
नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 कह रहा है कि भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो 1986 में। पर्यावरण में सुधार करने और इसे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 आपको कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह आपको बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2004 में नासा ने डैश का अध्ययन करने हेतु मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 99 कह रहा है आपको कि डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है आपको कि विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें जो है एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो तो आपको एक फोल्डर में नहीं रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था दोस्तों। इसमें हम लोग आपको 75 क्वेश्चन जो देखे या जीके जीएस से देखे। और दोस्तों जो 25 क्वेश्चन बच जाएगा हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से बना लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों आप लोग स्कोर अपना बताइएगा कि आप लोग का स्कोर इसमें कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।